जेल वैन पर फायरिंग हुई और 2 पुलिसकर्मी मारे गए, 3 कैदियों को छुड़ा लिया गया। इसी तरह मान्यवर सोनभद्र में 32 ट्रैक्टरों में आने वाले लोगों पर गोली चली, जिनमें 11 लोगों की जान चली गई है और 30 लोग जख्मी हैं। मान्यवर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर वहां कानून व्यवस्था ऐसी होगी तो जाहिर है देश को पुरसुकून देश नहीं कहा जा सकता। मान्यवर ये उस वक्त होता है जब शासन और प्रशासन जो के 2 पहिए गाड़ी के माने जाते हैं, अगर उनमें तालमेल न हो। मान्यवर जब कानून अपना काम नहीं करेगा, जब सरकार में बैठे हुए लोग इंतकाम की कार्रवाई करेंगे, मान्यवर जब किसी शैक्षिक संस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। धन्यवाद। मान्यवर ये मुलायम सिंह यादव जी बैठे हैं, जौहर विश्वविद्यालय का संग बुनियाद आपने उसका उद्घाटन किया, आज उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश हो रही है। मान्यवर नमस्कार, दीपक न्यूज़ में आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 21 जुलाई, जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है फटाफट एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो है लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने बोलते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर ज़बरदस्त सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से स्वयं आजम खान पर योगी सरकार प्रताड़ना कर रही है, जिस तरीके से उनको भूमाफिया घोषित किया जा रहा है और उन शैक्षणिक संस्था पर पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर शैक्षणिक संस्था ध्वस्त किए जा रहे हैं, इसको लेकर आजम खान ने ज़बरदस्त यूपी की योगी सरकार पर बदले की भावना से काम करने पर निशाना साधा। संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए आजम खान ने कहा है कि यूपी में क्राइम पूरी तरीके से चरम पर है। कभी 2 पुलिस कर्मियों को गोली मार दी जाती है, तो कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं की हत्या की जा रही है, तो कभी पुलिस वालों को ही गोली मार दी जा रही है। इसी के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भी आजम खान बोलते हुए उन्होंने कहा है कि देश भर में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर पूरी तरीके से 1947 के बाद से ही मुसलमान इस लिंचिंग की घटनाओं को भोग रहा है। अब इस मामले में ही जो भी होगा मुसलमान उसका सामना करेंगे। आजम ने आगे कहा है कि हमारे पूर्वज पाकिस्तान क्यों नहीं गए, उन्हें भारत को अपना देश समझ लेना चाहिए, ये हमारी गलती है। मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बापू ने मुस्लिमों से अपील की कि पाकिस्तान ना जाएं। मुस्लिम आबादी के बाद से ही घृणात्मक जीवन जी रहे हैं, मुस्लिम इस पर शर्मिंदा हैं। यह पहला मौका नहीं है जब आजम खान ने कोई विवादित बयान दिया है। इसी के साथ आजम खान ने कहा है कि ज़मीनें 2005 से किसानों से चेक के माध्यम से नियत के मुताबिक खरीदी गई थी। मेरा मकान एक गली में है जिसमें 4 पहिया वाहन भी नहीं जा सकती है। चूँकि मैंने भाजपा के खिलाफ चुनाव जीता है, इसलिए मुझे प्रताड़ना की जा रही है, सज़ा दी जा रही है और हमारे खिलाफ पूरी तरीके से नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से आजम खान ने ज़बरदस्त योगी सरकार पर ज़बरदस्त भड़के हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हम आपको बता दें कि शीला दीक्षित का निधन हो गया है। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता और दिल्ली से 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित का कल शाम को कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी समेत तमाम दिग्गज ने दुख जताया है। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। शीला दीक्षित लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा, हालांकि वो हार गई। कांग्रेस के विपक्षी दल के नेता भी उनको व्यक्तिगत रूप से काफ़ी प्रभावित थे। आज उनके निधन पर भाजपा व सपा समेत अन्य विपक्षी दल भी उन्हें याद कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई यूपी के दिग्गज भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने जारी बयान में कहा है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के निधन की खबर सुनकर अत्यंत दुख, मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। भारतीय राजनीति में अपने अहम योगदान एवं शालीनता के लिए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। सत सत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। तो पूरी तरीके से चारों तरफ अब श्रद्धांजलि देने का तांता लगा है। हम आपको बता दें कि आज उनकी अंतिम विदाई होगी, तो पूरी तरीके से एक दुखद घटना राजनीतिक गलियारों से। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो निकल के आ रही दोस्तों। अब यूपी के राज्यपाल को बदल दिया गया है, उनके स्थान पर
मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बना दिया गया है। इसके साथ ही कई राज्यपालों में भी बदलाव हुए हैं। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को अब मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश की मौजूदा गवर्नर आनंदीबेन पटेल को यूपी भेज दिया गया। टंडन इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे, उनकी जगह फागू चौहान की नियुक्ति हुई है। पश्चिम बंगाल में केसरीनाथ त्रिपाठी को हटाकर जगदीप धनखड़ को राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बैस को त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। तो इस तरीके से 6 राज्य के राज्यपालों को बदल दिया गया है। टंडन ने अटल जी की सीट से चुनाव लड़ा था। जी हाँ, लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे। इसके पहले बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुजरात की हैं, वो अब यूपी की राज्यपाल बनी है। तो अपने आप में एक बड़ा बदलाव हो गया है। हम आपको बता दें कि 21 जनवरी 1941 को जन्मी आनंदी ने जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वे राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थी। इसके पहले सरला ग्रोवर मार्च 1989 से फरवरी 90 तक प्रदेश की राज्यपाल थी। आनंदी 1988 में भाजपा में शामिल हुई थी। 95 में शंकर सिंह बाघेला ने जब पार्टी से बगावत की तो उन कठिन दौर में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ काम किया। 98 में गुजरात कैबिनेट में आने के बाद उन्होंने शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभाला था। अब यूपी की राज्यपाल बन गई हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। सोनभद्र नरसंहार में मुआवजा बांटने पहुंचे सरकारी नुमाइंदे से पीड़ितों ने साफ साफ कह दिया कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जी हाँ, घोरघाल थाना क्षेत्र में उमदा गाँव में नरसंहार के चौथे दिन शनिवार को मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि की चेक मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया गया। इसके साथ ही सरकार ने प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि घायलों के खाते में जल्द ही 50-50 हज़ार रुपये भेज दिए जाएं। जी हाँ, शनिवार को जिस समय कांग्रेस की नेता प्रियंका चुनार किले में धरने पर बैठी थी, उसी समय सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल नरसंहार पीड़ितों से मिलने पर चेक वितरित कर रहा था। सरकार के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का चेक दिया गया। घायलों के खाते में जल्द 50-50 हज़ार रुपये देने की बात की गई है। इस दौरान सोनभद्र के जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, भाजपा के एमएलसी केदारनाथ सिंह, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अनिल मौर्य, सांसद पकौड़ी लाल कोल समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। लेकिन हम आपको बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस की तरफ से 10-10 लाख रुपए सभी मृतकों के परिवारों को देने की घोषणा की है। तो अपने आप में दिखाता है कि जहां एक तरफ सरकार सत्ता में बैठी है 5 लाख दे रही है, कांग्रेस पार्टी ने पीड़ितों को 10 लाख देने का ऐलान किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से। लेकिन पीड़ितों ने साफ साफ कह दिया है कि ये पैसे तो हमें कुछ दिन के लिए हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे, चाहे जान दे देंगे। तो अब पूरी तरीके से मामला अटक गया है। सरकार योगी क्या करती है ये देखने की बात होती है। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, जेडीएस के विधायक ने किया है बड़ा खुलासा। जी हाँ, बीजेपी उनको खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए का ऑफर की है। इसके साथ 5 करोड़ तो एडवांस में भी दे दिए हैं। जी हाँ, कर्नाटक में राजनीति संकट गहराता जा रहा है। राज्यपाल वजुभाई वाला ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को दूसरी बार बहुमत साबित करने के लिए शाम 6 बजे तक की डेडलाइन दे दी थी। इस बीच विधानसभा में कोलार से जेडीएस विधायक श्रीनिवास गौड़ ने बीजेपी पर जबरदस्त गंभीर आरोप लगाए हैं। जेडीएस विधायक ने कहा है कि बीजेपी ने मुझे पैसे ऑफर किए और पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से 30 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई है और 5 करोड़ रुपए तो एडवांस में दे भी दिए गए हैं। लेकिन सीएम कुमारस्वामी के कहने पर विधायक ने तत्काल रुपए वापस कर दिए हैं। जेडीएस विधायक के आरोप का खंडन करते हुए बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि जेडीएस पार्टी से विधायक श्रीनिवास गौड़ा ने विधानसभा में आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा के 5 करोड़ रुपए पेशकश की। हम उनके खिलाफ विधानसभा में विशेष प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो ये पूरी तरीके से अब बीजेपी की तरफ से धमकाया भी जा रहा है। यानी एक तरफ कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को खरीद फरोख्त भी हो रही है और अगर कोई उसको खुलासा करता है तो बीजेपी की तरफ से धमकी भी दी जाती है। तो ये बीजेपी का दोगला चरित्र सामने दिख रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दे रही है। जी हाँ, दरअसल राजनीति तो खूब हो रही है और राजनीति की खबरों खूब निकल रही हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इन दिनों देश में राजनीति खूब हो रही है, लेकिन इन राजनीतिक खबरों के बीच ऐसी खबर है जो छुप जा रही हैं। वो खबर निकल के आई है, उस रिपोर्ट को जानना आपको बेहद ज़रूरी है कि बिहार, झारखंड और यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ज़बरदस्त भारी कमी हुई है और पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चौपट है। लेकिन सरकार
तीनों जगह बीजेपी एनडीए की है, लेकिन पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान न देकर राजनीति जबरदस्त और चरम पर कर रही है तीनों जगह की सरकारें। जी हाँ, स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के बड़े बड़े दावे, लेकिन बिहार, झारखंड, यूपी जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसमें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक भी नहीं है। बिहार में स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है, जहां सबसे ज़्यादा करीब 68% ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जिसमें आरटीई के तहत मानक के मुताबिक शिक्षा ही नहीं है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि देश के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आने वाला भविष्य कैसा होगा, हम आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल ये सरकारें भी राजनीति में मस्त है, देखने की बात होती है कि शिक्षा की तरफ इनका ध्यान कब होता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही है दोस्तों। धोनी वेस्ट इंडीज़ दौरे पर नहीं जाएंगे, अगले 2 महीने का वक्त भारतीय सेना को देंगे, बीसीसीआई का बड़ा बयान आया है। जी हाँ, दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने शनिवार को बताया कि महेंद्र सिंह धोनी वेस्ट इंडीज़ दौरे पर नहीं जाएंगे। धोनी 2 महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। इस दौरान वे पैरामिलिट्री रेजिमेंट में शामिल होंगे। भारतीय टीम का वेस्ट इंडीज़ दौरा 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। बीसीसीआई विंडीज़ दौरे के लिए 21 जुलाई को टीम का चयन करेगा। इससे पहले धोनी के करीबी दोस्त और पूर्व रणजी खिलाड़ी मिहिर दिवाकर ने बताया है कि धोनी वेस्ट इंडीज़ दौरे पर नहीं जाएंगे, बल्कि वे आर्मी को समय देंगे। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि धोनी ने कहा कि वे वेस्ट इंडीज़ दौरे पर नहीं जाएंगे, वो पैरा मिलिट्री रेजिमेंट को समय देंगे। तो अपने आप में एक बड़ी खबर क्रिकेट से निकल के आ रही है। अभी तक माना जा रहा था कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ दौरे में T20, ODI जैसे तमाम खेलों के लिए महेंद्र सिंह धोनी जाने वाले थे, लेकिन फ़िलहाल जो बीसीसीआई की तरफ से खबरें निकल के आ रही है वो क्रिकेट प्रेमियों को तो थोड़ा झटका दे सकती है, लेकिन देश प्रेमियों के लिए काफ़ी खुशी की बात हो सकती है। फिलहाल आज की बड़ी खबर में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं। जिस तरीके से यूपी की व्यवस्था है, जिस तरीके से आजम खान ने सवाल खड़े किए हैं योगी सरकार पर, बदले की भावना से कार्रवाई की, आप क्या संतुष्ट हैं? तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।